हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 आनुवंशिकता तथा जैव विकास, बायोलॉजी का आनुवंशिकता तथा जैव विकास चैप्टर से जो एक नंबर है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के क्वेश्चन और आंसर लिख के इसको याद ज़रूर करें। तो चलिए अब हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार के होते हैं। विभिन्नताएं कितने प्रकार के होते हैं? तो विभिन्नताएं दो प्रकार के होते हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जननिकी, पहला होता है जननिक और दूसरा होता है, पहला होता है जननिक और दूसरा होता है कायिक। दूसरा क्या होता है? कायिक। तो लिख लीजिएगा, पहला होता है जननिक और दूसरा होता है कायिक। अगला है कि आनुवंशिक गुण क्या है। आनुवंशिक गुण क्या है? तो आप लोग सबसे पहले अगर सुन के लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा कि आनुवंशिक गुण क्या है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता के द्वारा बच्चों में जाता है, उसे हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। वह गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतान में जो जाता है, उसे हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो लिखिएगा कि वह गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता से संतानों में जाता है, उसे हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। वह गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता से संतानों में जाता है, उसे हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता क्या है। फिर है कि आनुवंशिकता क्या है। तो लिखिएगा कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण होना, आनुवंशिकता कहलाता है। लिखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण, पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण, होना आनुवंशिकता कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीनोटाइप क्या है। तो जो जीवों में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, किसी भी जीव में जीनी संरचना जो जीवों में होता है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, किसी जीव की जीनी संरचना, किसी जीव की जीनी संरचना किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीनोटाइप कहते हैं। उस जीव का जीनोटाइप कहते हैं, या जीन लिख लीजिएगा, या जीनोटाइप या जीन परूप भी कहते हैं। जीनोटाइप या जीन परूप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिनोटाइप क्या है। अगला क्वेश्चन है कि फिनोटाइप क्या है। तो लिखिएगा कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं लक्षण, जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा कि जो लक्षण
जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे हम फिनोटाइप या लक्षण स्वरूप कहते हैं, या फिर लक्षण स्वरूप कहते हैं, उसे हम लक्षण स्वरूप कहते हैं। तो ये हो गया। फिर जीनोटाइप में हो गया कि किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। यहाँ लिख लीजिएगा, कहलाता है। फिर इसी टाइप से है कि फिनोटाइप क्या है, तो जो लक्षण स्पष्ट रूप से जीवों में जो दिखाई देते हैं, जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते, उसे हम उस लक्षण को फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल किस देश के थे? मेंडल किस देश के थे? तो मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रेलिया अलग है, यह देश ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के वह ब्रू नामक स्थान के थे। ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। तो मेंडल किस देश के थे? तो मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया? तो मटर के पौधे पर। किस पौधे पर? मटर के पौधे पर। अगला क्वेश्चन है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लिखेगा प्यूजम सटिवम। प्यूजम सटिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्यूजम सटिवम। तो चलिए इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के और क्वेश्चन को लिख के और इसे याद कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का जो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में इसका बहुत ही उपयोग होगा। तो चलिए फिर से अब हम अगला नंबर वीडियो बनाते हैं। अब हम फिर से बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और फिर अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर से अब हम अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते। उससे पहले आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। पहला नंबर, फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है? जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है? तो जीनोटाइप का अनुपात होता है 3:1। अगला क्वेश्चन है कि फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? इससे पहले हम जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या बता चुके हैं। फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? तो फिनोटाइप का अनुपात होता है 1:2:1। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? मेंडल के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके प्रथम नियम को पृथक्करण के नियम से जाना जाता है। पृथक्करण के नियम से जाना जाता है। मेंडल के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो पृथक्करण के नियम से। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के स्वतंत्र विन्यास के नियम में कितने अनुपात हैं? मेंडल के स्वतंत्र विन्यास के नियम में कितने अनुपात हैं? तो इनमें 9:3:1 है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, मेंडल के स्वतंत्र विन्यास के नियम में कितने अनुपात हैं? तो यहाँ से लिख लीजिएगा 9:3:1। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव पर किए प्रयोग से पता चला कि क्रोमोसोम के द्वारा ही जीवों में लिंग का निर्धारण होता है? लिंग का निर्धारण होता है तो लिखिएगा ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला
उसके बाद है ग्रास हॉपर, उसके बाद है ग्रास हॉपर, दूसरा का जीव हो गया ग्रास हॉपर, और तीसरा जीव है जिप्सी मॉथ, जिप्सी जिप्सी मॉथ। यह तीन है कि किस जीव पर किए प्रयोग से पता चला कि क्रोमोसोम के द्वारा ही जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। तो ड्रोसोफिला, दूसरा है ग्रास हॉपर, तीसरा है जिप्सी मॉथ। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े। और फिर है कि लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो लिंग क्रोमोसोम 22 जोड़ा तक ऑटोसोम होता है, 22 जोड़ा को हम ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जोड़ा जो पुरुष मेल में होता है, मेल में होता है XY, और फीमेल में होता है, फीमेल में होता है XX। इसे मेल में XY और फीमेल में जो XX होता है, इसे ही हम लिंग क्रोमोसोम या सेक्स सेल कहते हैं। अगला है कि X क्रोमोसोम कैसा होता है। X क्रोमोसोम कैसा होता है। तो यह लंबा और छड़ के आकार का होता है। यह Y क्रोमोसोम से अधिक लंबा, तो यह लंबा और छड़ के आकार का होता है। X क्रोमोसोम जो होता है Y के अपेक्षा लंबा और छड़ के आकार का होता है, छड़ के आकार का होता है। तो चलिए फिर से अब हम 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 22 जोड़ी। ऑटोसोम मतलब हो जाता है, ऑटोसोम कहने का मतलब हो जाता है कि 44, 22 जोड़ी मतलब 44 क्रोमोसोम इस प्रकार के होंगे जो पुरुष और महिलाओं में समान रूप में पाए जाते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने दिया। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने दिया। तो लामार्क ने। किसने दिए थे। लामार्क ने। लामार्क जो है यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। उन्होंने 1809 में, इन्होंने 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिकल पुस्तक में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिए थे। तो अगला क्वेश्चन है कि फिलोसफिक जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक के लेखक लामार्क हैं। इस पुस्तक के लेखक लामार्क हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखा। तो इस पुस्तक को डार्विन ने लिखा। इस पुस्तक को डार्विन ने लिखा। डार्विन जो है एक अंग्रेज वैज्ञानिक है। डार्विन है एक अंग्रेज वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो डार्विन ने। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था। डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन ने अपनी समुद्री यात्रा कब की। डार्विन अपनी समुद्री यात्रा कब की। तो 1831 से 1836 तक। 1836 तक। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन ने अपनी समुद्री यात्रा किस जहाज से किया। डार्विन ने अपनी समुद्री यात्रा किस जहाज से किया। तो लिखेगा HMS बेंगल। HMS बेंगल। HMS बेंगल। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुई। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुई। तो आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले समुद्र में हुआ था। कहाँ हुआ था। समुद्र में। तो लिख देते हैं समुद्र में। आज से
3.5 अरब वर्ष पहले, 5 अरब वर्ष पहले कहाँ हुआ था? तो समुद्र में। अगला क्वेश्चन है कि मेढक, पक्षी, बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद, मेढक, पक्षी, बिल्ली तथा मनुष्य का अग्रपाद किस प्रकार के अंग है? तो यह समजात अंग है, यह समजात अंग है। समजात अंग होता क्या है? तो लिखिएगा क्वेश्चन कि समजात अंग क्या होता है? तो वैसा अंग जो रचना व उत्पत्ति की दृष्टि से तो समान होता है, रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से तो समान होता है, परंतु वह कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, उसे हम समजात अंग की श्रेणी में रखते हैं। कि रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से वह अंग, अगर क्वेश्चन आएगा कि समजात अंग क्या है, तो वह अंग जो रचना व उत्पत्ति के दृष्टि से समान हो परंतु कार्य में भिन्न हो, कार्य में वह भिन्न हो, उसे हम समजात अंग कहते हैं। जैसे मेढक, पक्षी, बिल्ली, मनुष्य के अग्रपाद किस प्रकार के अंग है? तो यह समजात अंग है। आपकी स्क्रीन पर अभी फिगर में दिख रहा है कि समजात अंग कौन है। तो चलिए फिर से अब हम अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन शुरू से करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि तितली तथा पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग है? तितली तथा पक्षी के अंग किस प्रकार के अंग है? तो यह असमजात अंग है, यह जो है कि असमजात अंग है। यह असमजात अंग है। अगला है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहलाता है। पैलेंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी। अगला है कि आर्कियोपटेरिक्स का विकास किससे हुआ है? आर्कियोपटेरिक्स का विकास किससे हुआ? तो इसका विकास रेप्टिलिया और एबीज मतलब पक्षी दोनों वर्गों से हुआ। रेप्टिलिया और एबीज होता है पक्षी वर्ग होता है। रेप्टिलिया और एबीज दोनों वर्गों से मिलकर आर्कियोपटेरिक्स का विकास हुआ, जो अब विलुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु निकालने का वैज्ञानिक तरीका क्या है? जीवाश्म की आयु निकालने का वैज्ञानिक तरीका क्या है? तो इसका वैज्ञानिक तरीका रेडियो कार्बन काल निर्धारण, जिसे हम लोग C14 पद्धति कहते हैं। C14 पद्धति कहते हैं या फिर रेडियो कार्बन काल निर्धारण, रेडियो कार्बन काल निर्धारण, रेडियो कार्बन काल निर्धारण। अगला क्वेश्चन है कि किस और विधि से जीवाश्म का अध्ययन होता है? किस और विधि से जीवाश्म का अध्ययन होता है? तो समस्थानिक विधि से। किस विधि से? तो समस्थानिक विधि से। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सबसे करीबी जीव कौन है? मनुष्य का सबसे करीबी जीव कौन है? तो सबसे करीबी जीव चिंपैंजी है। कौन है? चिंपैंजी है। मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? कि चिंपैंजी। अगर हम तो मूलतः माना जाता है कि हम लोग चिंपैंजी का ही परिवर्तित रूप है। अगला है कि मनुष्य और चिंपैंजी के कितने प्रतिशत जीन लगभग मिलते हैं? लगभग में मिलते हैं तो 99%। 99% जीन मिलते हैं चिंपैंजी और मनुष्य का। अगला है कि मानव का उद्भव मूल रूप से कहाँ हुआ है?
मानव का उद्भव मूल रूप से कहाँ हुआ है? तो मानव का उद्भव मूल रूप से लिख सकते हैं कि अफ्रीका में हुआ है। कहाँ हुआ है? अफ्रीका में। मानव का उद्भव मूल रूप से कहाँ हुआ है? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है कि मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ मिला है? तो इथोपिया, अफ्रीका के, इसका अफ्रीका के इथोपिया में। इथोपिया में, अफ्रीका के इथोपिया में लिख लीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लिख लीजिएगा होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आंसर में होमो सेपियंस। इस टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। दोस्तों, ये जो आज का चैप्टर है कि आनुवंशिक तथा जैव विकास से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बने हैं हम सबको सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। और फिर अब हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम 2 नंबर, जो आप लोग को 15 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कि 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर निर्धारित रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद से सिर्फ हम उसी का वीडियो बनाते चले और आप हम क्वेश्चन लिख के आंसर भी उसका लिखते चलेंगे। आप लोग इसी टाइप से वीडियो रोक के और उसका प्रश्न आंसर करते जाइएगा। तो अगर दोस्तों आप लोग को चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।